नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आज रात ईरान में हमले की आशंका है। जी हां, इजराइल ने अपने एयरबेस एक्टिव कर दिए हैं। रमत डेविड एयरबेस पर बड़ी तैनाती कर दी है। आपको बता दें कि नेतन्याहू के घर पर हमले का बदला अब इजराइल लेगा, जो आज की ब्रेकिंग नंबर 3 है। इसके अलावा हमले के पीछे ईरान का हाथ बताया जा रहा है। तो ये खबरें होंगी 5 ब्रेकिंग न्यूज, जिसको विस्तार से आपको बताएंगे। हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। जी हां, इजराइल की सरकार युद्ध का मन बना भी चुकी है और अमेरिका से हरी झंडी भी मिल चुकी है। इसलिए वॉर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगले कुछ घंटों में ईरान पर इजराइल का पहला प्रहार हो सकता है। नेतन्याहू पर हमले का बदला लेने के लिए लेबनान में जबरदस्त हमला किया गया है। लेबनान में 200 बार, जी हां 200 बार हवाई हमले हो चुके हैं और माना जा रहा है कि ये ईरान पर हमले का ट्रेलर है। दूसरी तरफ ईरान भी पलटवार के लिए तैयार है। ईरान की मिसाइलें लॉन्च होने के लिए गोदाम से बाहर आ चुकी हैं और इसीलिए युद्ध की चिंगारी भड़कते ही अरब में एक महासंग्राम की आशंका है। ईरान से इंतकाम की तैयारी तो अक्टूबर की शुरुआत से ही चल रही है। हमले का ब्लूप्रिंट भी तैयार है। और अमेरिका से ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है। इंतजार था तो बस एक सही मौके का। लेकिन अब इजराइल का सब्र समाप्त हो चुका है, क्योंकि ईरान ने वो गुस्ताखी कर दी है जिसे इजराइल बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इजरायली पीएम पर हमले के चंद घंटों बाद से ही इजराइल की सेना एक बड़े संग्राम के लिए कमर कस चुकी है। और वॉर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि आज रात ईरान इंतकाम की आग में झुलस सकता है, क्योंकि अब बात सिर्फ इंतकाम की नहीं बल्कि इजराइल के आन की है। नेतन्याहू पर हमले के बदले का पहला चरण लेबनान में शुरू हो गया है। इजराइल के एयरबेस से लगातार फाइटर जेट्स टेक ऑफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ लेबनान में रह रहकर धुआं उठ रहा है। इजराइल के तेवर से साफ है कि पीएम पर हमले का बदला इस बार प्रॉक्सी संगठनों से नहीं बल्कि प्रॉक्सी संगठन बनाने वाले ईरान से होगा। इजराइल के हमले के बाद नेतन्याहू जैसे ही कैमरे के सामने आए, उन्होंने ऐलान कर दिया कि इजराइल रुकने वाला नहीं है। इस वीडियो के आने से पहले और उसके बाद इजराइल से जितने भी बयान आए, उससे साफ हो गया कि नेतन्याहू पर हमला ही इजराइल और ईरान के बीच महासंग्राम की वजह बनने वाला है। ईरान के जिन एजेंट्स ने मेरी और मेरी पत्नी की हत्या करने की कोशिश की, उन्होंने आज एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है, इजराइल को नुकसान पहुंचाने वाले या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले किसी भी दुश्मन पर पूरी ताकत से हमला होगा। इजराइल क्या करने वाला है इसका ऐलान हो चुका है। अब सवाल है कि यह कब होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी साफ कर दिया है कि ईरान पर हमला होने वाला है और अमेरिका को इसकी पूरी जानकारी है।
ईरान के खिलाफ बड़े एक्शन की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले हिजबुल्लाह के गढ़ पर नए सिरे से हमले की शुरुआत कर दी गई है। अमेरिका को भी इजराइल के ताबड़तोड़ हमले की जानकारी दे दी गई है। इजराइल किस कदर बौखलाया हुआ है, इसका अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है। हिजबुल्लाह के एक सुरंग को नष्ट करने के लिए इजराइल ने 100 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया। गैलीली के पास हिजबुल्लाह के रादवान फोर्स ने इस सुरंग को बनाया था, लेकिन इजरायली सेना ने इस सुरंग को ढूंढ निकाला और इजराइल पर हमले के प्लान को नाकाम करने के बाद अब इस सुरंग को भी नष्ट कर दिया है। और आपको बता दें कि हिजबुल्लाह से बदले का एक्शन शुरू हो चुका है। लेबनान में 12 लड़ाकू विमान से बमबारी की गई है। 27 ड्रोन ने भी लेबनान को दहलाया है। रविवार दोपहर तक लेबनान में 175 हवाई हमले हो चुके थे। वहीं ड्रोन और बम के हमलों से हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया गया है। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो चुके हैं। आपको बता दें कि लेबनान के बेरूत में मौजूद हिजबुल्लाह के एक और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को नष्ट कर दिया गया है। एक हथियार गोदाम को भी इजरायली वायुसेना ने भस्म कर दिया है। इन हमलों में हिजबुल्लाह के 3 कमांडर्स मारे गए हैं और हथियारों का जखीरा भी नष्ट हो गया है। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन तेज भी कर दिया गया है और इजरायली सैनिकों ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। हिजबुल्लाह के ठिकानों से हथियारों की बरामदगी भी की गई है। हिजबुल्लाह के कई सुरंगों तक पहुंचने में इजरायली सेना कामयाब हुई है। इजराइल के क्रोध से बचने के लिए हिजबुल्लाह के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नईम कासिम ने लेबनान छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक कासिम ने ईरान में शरण ली है। ईरान ने जिस दिन 200 मिसाइलों से इजरायली धरती पर हमला किया, उसी दिन यह तय हो गया था कि इजराइल का बदला इससे भी भयंकर होगा। इससे भी ज्यादा मिसाइलें ईरान पर बरसेंगी और एक बड़ी तबाही होगी। ईरान के हमले और उसके बाद इजराइल को मिल रही लगातार चुनौतियों ने आग में घी का काम किया है। और अब नेतन्याहू पर हमले ने इजराइल के संयम को खत्म कर दिया है। ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए इजराइल 2 टारगेट पर हमले कर सकता है। पहला है ईरान के न्यूक्लियर साइट और दूसरा है ईरान में तेल के बड़े ठिकाने। युद्ध और पलटवार की तैयारी ईरान में भी जारी है। ईरान सिर्फ खुद को बचाने की नहीं, बल्कि पलटवार की तैयारी भी कर रहा है। इसलिए मुमकिन है कि रात में इजराइल के पहले प्रहार के साथ ही ईरान से भी हमले की शुरुआत हो जाए। ईरान में मिसाइलों का जखीरा लॉन्च के लिए तैयार है। यमन और लेबनान से भी इजराइल पर हमले की तैयारी है। इराक और सीरिया से भी मिसाइल हमले हो सकते हैं। ईरान कई मोर्चे से इजराइल पर हमले की शुरुआत कर सकता है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तैयारी पूरी होने के बाद इजरायली कैबिनेट ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन को मंजूरी दी है। न्यूक्लियर साइट और तेल ठिकानों पर हमले के जवाब में ईरान कहां हमला कर सकता है, इसका भी संकेत मिल चुका है। ईरान ने धमकी दी है कि इजराइल के सभी गैस फील्ड को निशाना बनाया जाएगा। इजराइल के सभी पावर प्लांट को टारगेट किया जाएगा। इजराइल की तमाम रिफाइनरी को नष्ट किया जा सकता है। ईरान के बदले का एक्शन प्लान भी तैयार माना जा रहा है। ईरान की कोशिश होगी कि इजराइल में पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाए और गैस और बिजली के लिए हाहाकार मच जाए। ईरान ऐसा कर भी सकता है क्योंकि ईरान के मुकाबले इजराइल आकार में बहुत छोटा है। ईरान का दावा है कि इजराइल में सिर्फ 3 पावर स्टेशन है। इजराइल रिफाइनरी भी बेहद कम है। ईरान के हमले से इजराइल में भारी संकट आ सकता है।
अगर ऐसा हमला हुआ तो अमेरिका को सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होना होगा। इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर कई स्क्वाड्रन फाइटर जेट की तैनाती कर चुका है। इसलिए मुमकिन है कि इजराइल के हमले पर पलटवार हुआ तो ईरान पर अमेरिकी सेना का सीधा प्रहार भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर यह है कि इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले शुरू हो चुके हैं। हाइफा में हिजबुल्लाह ने किए विस्फोट। हिजबुल्लाह के हमले में कई इमारतें बर्बाद हो गई हैं। और ठीक 4 दिन पहले ईरान में तबाही मचाने की पूरी तैयारी कर चुका था इजराइल। बेंजामिन नेतन्याहू के फरमान पर मोसाद और आईडीएफ ने ईरान ध्वंस का प्लान बना लिया था, लेकिन बमबारी से ठीक पहले ऑपरेशन रोक दिया गया। वजह थी पेंटागन से हमले का प्लान लीक हो गया। लेकिन अब इजराइल ने बेहद गोपनीय प्लान बनाया है, जिसमें ईरान में हमले के टारगेट पहले की तरह सेट है, लेकिन हमले का पैटर्न बदल दिया गया है। खास बात यह है कि इस बार इजराइल के प्लान में अमेरिका शामिल नहीं है। उसे कानो कान खबर तक नहीं दी गई। हाँ, इतना जरूर है कि हमला करने से ठीक पहले अमेरिका को जानकारी दी जा सकती है। न इजराइल डरा था, न इजराइल डरा है। न इजराइल कभी डरेगा। बस ईरान पर हमले का वक्त ही बदला है। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने एक नया ब्लूप्रिंट बनाया है जो टॉप सीक्रेट है। इतना सीक्रेट कि पेंटागन तक को भनक नहीं है कि ईरान पर हमला कब होने वाला है। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू नहीं चाहते इस बार भी प्लान लीक हो जाए, क्योंकि इजराइल करीब करीब हमले की तैयारी कर चुका था। पेंटागन से प्लान लीक हो गया, उसके बाद ईरान अलर्ट हो गया। मजबूरी में इजराइल को हमले का प्लान रोकना पड़ा। इजराइल जबरदस्त हमला करके ईरान के ऑयल रिफाइनरी और एटमी सेंटर को उड़ाने वाला था। लेकिन अमेरिका की लापरवाही से आखिरी वक्त पर हमला रोकना पड़ा। अक्टूबर को इजराइल ने एयरबेस वॉर रेडी मोड पर डाल दिए थे। हमले के टारगेट फिक्स कर लिए थे। 16 अक्टूबर की रात में ईरान पर हमले का ग्रीन सिग्नल भी पेंटागन से मिल गया था। आईडीएफ एयर टू सरफेस मिसाइल से हमला करने वाला था। तभी मोसाद को इनपुट मिला और हमला रोका गया। ईरान पर हमले का इतना खतरनाक प्लान इजराइल ने इससे पहले नहीं बनाया। दरअसल मोसाद ईरान की आंख में धूल झोंकने में लगा है कि इजराइल अभी लेबनान, सीरिया और यमन पर हमले में जुटा है। इतने में सीक्रेटली ईरान पर हमला किया जा सकता है। इजराइल को पलटवार की भी आशंका थी, इसलिए अमेरिका से मंगाए थर्ड सिस्टम की तैनाती कर दी, जिससे ईरान के हमलों को नाकाम किया जा सके। पेंटागन की लापरवाही से हमला रुका,
लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू फिर से तैयार है। इजराइल ने जो प्लानिंग की है उसके मुताबिक 4 चरण में ईरान पर हमला किया जा सकता है। पहले फेज में ईरान के 3 ठिकानों को ध्वस्त किया जाएगा, तेल ठिकाने, सैन्य ठिकाने और मिसाइल लॉन्चिंग साइट। दूसरे चरण में ईरान के नेवल बेस तबाह किए जाएंगे, साथ ही समंदर में तैनात ईरानी युद्धपोत पर भी हमला हो सकता है। जबकि तीसरे चरण में ईरान में टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो सकता है। इस ऑपरेशन की कमान मोसाद के पास रहेगी। चौथे और आखिरी फेज में ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर भी हमला किया जा सकता है। अगर ईरान पलटवार करता है तो इसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अमेरिका के संपर्क में है। हर स्टेप की जानकारी पेंटागन को दी जा रही है। हो सकता है अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन भी कर दें। और इसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने बाइडेन से बात की है कि अगर इजराइल हमला करेगा तो अमेरिका उसे रोकने के लिए कोई बयान नहीं देगा। हालांकि इस दफा बेंजामिन का ईरान पर हमले का प्लान बेहद गोपनीय है। इजराइल ने इस बार हमले का प्लान सीक्रेट इसलिए रखा है क्योंकि 16 अक्टूबर को प्लान लीक हो गया था। अब हमले की योजना बनाकर इजराइल फिर से ईरान में तबाही मचाने को तैयार दिख रहा है। 16 अक्टूबर वाले प्लान में कई बदलाव किए गए हैं। अब लॉन्ग रेंज मिसाइल और बॉम्बर से हमले किए जा सकते हैं। इसके अलावा गोल्डन हॉरिजन और रॉक्स मिसाइल के इस्तेमाल की आशंका भी है। गोल्डन होराइजन के एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और रॉक्स एयर टू सरफेस मिसाइल है। इसके लिए रमत डेविड और रेमोन एयरबेस वॉर रेडी कर दिए गए हैं। टारगेट पर ईरान के परमाणु संयंत्र और तेल रिफाइनरी है। 1 अक्टूबर का बदला लेने के लिए बेंजामिन ने आईडीएफ को फरमान भी जारी कर दिया है। इजराइल के विध्वंसक तेवर देखते हुए ईरान की घबराहट बढ़ी है। हालांकि ईरान की तरफ से धमकी भी दी गई है। अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान जबरदस्त पलटवार करेगा। हमने इजराइल में अपने टारगेट लॉक कर लिए हैं। यानी ईरान पूरी ताकत से पलटवार के लिए तैयार है, जबकि इजराइल के नए ब्लूप्रिंट में वही टारगेट हैं, बस हमले का तरीका बदला है। पहला टारगेट ईरान के 7 न्यूक्लियर सेंटर है, जिसमें से 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर लैब है। इन पर हमले के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल कर सकता है इजराइल। दूसरे टारगेट है ईरान की 10 ऑयल रिफाइनरी। इजराइल लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला करके ईरान को जबरदस्त आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहता है। तीसरे टारगेट पर प्रेसिडेंशियल पैलेस है, जिसे सादाबाद कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इसी कॉम्प्लेक्स में ईरान के राष्ट्रपति पेजिशकियान रहते हैं। 80 हेक्टेयर में बना पैलेस अल बर्ज की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चौथे टारगेट पर खामनेई पैलेस है। यही सुप्रीम लीडर खामनेई रहते हैं। कॉम्प्लेक्स में लग्जरी अंडरग्राउंड बंकर है। जबकि 5वां टारगेट तेहरान में मौजूद IRGC हेडक्वार्टर है। इजराइल पर हमले की रणनीति यही बनाई जाती है। इजराइल यहां लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला कर सकता है। अगर इजराइल ने हमला कर दिया और ईरान ने पलटवार किया तो यह अरब में परमाणु युद्ध की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि अमेरिका भी इस युद्ध में कूद सकता है। वैसे ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल की तरफ से ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ तो वो भी इजराइल के तेल ठिकानों को तबाह करने से पीछे नहीं हटेगा। खासतौर से भूमध्य सागर में इजराइल के गैस फील्ड को उड़ा देगा। लेकिन अभी इजराइल ने तबाही के तेवर अख्तियार कर लिए। हमले में वो 2 खास मिसाइलों का इस्तेमाल करने वाला है। 16 गोल्डन हॉरिजन तैयार है, जो एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। इसके अलावा 40 रॉक्स, जो एयर टू सरफेस मिसाइल। 3 KC-707 टैंकर्स, जो बॉम्बर्स की रिफ्यूलिंग के लिए तैयार है।
जबकि G550 एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम भी अलर्ट मोड पर है और F-35 फाइटर जेट की पूरी स्क्वाड्रन हमले के लिए तैयार है। इसके अलावा पेंटागन की रिपोर्ट है, अगर ईरान पलटवार करके बड़ा नुकसान इजराइल को पहुंचाता है तो इजराइल परमाणु बम का भी इस्तेमाल कर सकता है, यानी अरब में कभी भी एटमी जलजला आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आपको बता दें, एक बड़ी खबर है। बेरूत के नबातिया में आईडीएफ की बमबारी हुई है। नबातिया में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह हुए हैं। बमबारी में 3 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। और नसरल्लाह के मारे जाने और उसके बाद याह्या सिनवार के खात्मे से हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह भी बेहद खौफ में है, दहशत में है। लेकिन हिजबुल्लाह बहुत आक्रामक हो चुका है। अब वो उन हथियारों से इजराइल पर विनाशकारी हमले कर रहा है जिन्हें रोक पाना इजराइल के एयर डिफेंस के लिए भी मुश्किल हो रहा है। पिछले 72 घंटों में इजराइल की धरती पर हिजबुल्लाह ने काफी विध्वंसक प्रहार किया है। हिजबुल्लाह ने अब M80 रॉकेट से हमले शुरू कर दिए। हिजबुल्लाह ने इस रॉकेट का इस्तेमाल पहली बार किया है, जिसके आगे इजराइल के आयरन डोम भी फेल हो गए हैं। हिजबुल्लाह के रॉकेट को रोक पाने में इजराइल को आखिर मुश्किल क्यों आ रही है, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। अपने वजूद को बचाने के लिए हिजबुल्लाह आखिरी कोशिश कर रहा है। इजराइल पर ईरानी प्रॉक्सी जिस तरह से रॉकेट से बारूद बरसा रहा है, वो हिजबुल्लाह के प्रतिशोध का सबसे घातक चरण है। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल के आयरन डोम फेल दिख रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायली धरती पर विनाश का प्रण कर लिया। हिजबुल्लाह ने अब इजरायली शहरों पर M80 रॉकेट से हमले करने शुरू कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल के साथ युद्ध में इस रॉकेट का इस्तेमाल ईरानी प्रॉक्सी ने पहली बार किया है। पिछले 24 घंटों में इजराइल के हाइफा में हिजबुल्लाह ने इजरायली ठिकानों पर कई M80 रॉकेट दागे, जिसे इजराइल के आयरन डोम भी नहीं रोक सके। हिजबुल्लाह फोर्सेस ने किरियात में भी इजरायली ठिकानों पर हमले किए, जहां तेज धमाके सुने गए। धमाकों के दौरान सायरन भी नहीं बजे। हाइफा में इन हमलों से हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना को बड़ी चुनौती दे दी। उधर इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर रास अल नाकौरा से भी इजरायली बेस पर कई रॉकेट दागे गए। यहां इजराइल का समुद्री बेस है। ये हमले भी M80 रॉकेट से किए गए। M80 रॉकेट के बारे में माना जाता है कि हिजबुल्लाह के जखीरे का यह विध्वंसक हथियार है, जो बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। इस रॉकेट की लंबाई 95 सेंटीमीटर, वजन 10 किलोग्राम, 3.3 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है। यह जहां गिरता है वहां 35 मीटर के रेडियस में तबाही मचा देता है। इस रॉकेट का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह ये मैसेज भी देना चाहता है कि उसके बारूदी जखीरे में अभी कई विध्वंसक हथियार बाकी, जिनसे वो इजरायली ठिकानों पर आग बरसाता रहेगा। उधर इजराइल के शेवा हाइट्स को भी हिजबुल्लाह ने मिसाइल हमलों से दहला दिया। पिछले 24 घंटों में लेबनान की तरफ से 70 मिसाइल इजराइल पर दागे गए। ये सभी मिसाइल वेस्टर्न गैलिली पर बरसाए गए।
हालांकि इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया, लेकिन सच ये है कि इजरायल के एयर डिफेंस हिजबुल्लाह के रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक नहीं पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि M80 रॉकेट इजरायली एयर डिफेंस को चकमा देने में माहिर है। यह भी दावा किया जा रहा है कि इजरायल के एयर डिफेंस और रडार को हैक कर लिया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि इजरायल के एयर डिफेंस और रडार में कोई तकनीकी खराबी आ गई। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले 72 घंटों से इजरायल के एयर डिफेंस हिजबुल्लाह के हमलों को रोकने में नाकाम रहे हैं। हिजबुल्लाह ने शनिवार को भी हाइफा में 30 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। कई रॉकेट इजरायल की तेल और गैस रिफाइनरी के पास गिरे थे। कहा गया कि अगर रॉकेट रिफाइनरी को हिट करते तो बहुत बड़ी तबाही आ सकती थी। शनिवार को हिजबुल्लाह ने हाइफा में इजरायल के नेवल बेस को भी उस समय दहलाने की कोशिश की थी जब उसके कई रॉकेट इजरायली बेस के पास गिरे। कहा यह भी जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने पिछले 72 घंटों में जो हमले किए हैं, उन हमलों को हिजबुल्लाह की नई बटालियन ने नई रणनीति और नई तैयारियों के साथ अंजाम दिया। हिजबुल्लाह के टारगेट पर इजराइल के जो सैन्य बेस हैं, उनमें वेस्टर्न गलीली, सेंट्रल गलीली, नहरिया, किरियात शमोना, इजराइल की बेत लीड बैरक और हाइफा में गोलानी ब्रिगेड का हेडक्वार्टर है। वहीं इजराइल की ऑयल रिफाइनरी और गैस रिफाइनरी भी हिजबुल्लाह के टारगेट पर है। सबसे ज्यादा हमले हाइफा में हो रहे हैं। हिजबुल्लाह ने 2 दिन पहले वीडियो जारी कर हाइफा में अपने टारगेट भी बताए थे। अब वो उन टारगेट को खत्म कर रहा है। आपको याद दिला दें कि कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह ने इजरायली बेस पर हमले के लिए ईरान की नस्र 1 मिसाइल का भी इस्तेमाल किया था। इजराइल ये मानकर चल रहा है कि उस पर कई फ्रंट से हमला हो सकता है, क्योंकि यह तय है कि बेंजामिन जल्द ही ईरान पर हमला करेंगे। ऐसे में ईरान और उसके प्रॉक्सी बड़ा पलटवार करेंगे। इसीलिए इजराइल अमेरिकी हथियार थाड के जरिए बॉर्डर को सुरक्षित बना लेना चाहता है। आयरन डोम हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के दौरान जिस तरह से नाकाम दिखे, उसे देखते हुए इजराइल ईरान पर हमले से पहले खुद को पूरी तरह से महफूज बना देना चाहता है। इजराइल ने डिफेंस सिस्टम का एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे न सिर्फ लेबनान से हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले फेल किए जा सकते हैं, बल्कि यमन से मिसाइल दाग रहे हूती के मंसूबे भी खाक में मिलाए जा सकते हैं। इसके अलावा इजराइल हमास और सीरिया, इराक में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी के हवाई हमलों को भी रोकना चाहता है। आपको याद दिला दें कि पहली बार इजराइल का आयरन डोम तब फेल हुआ था जब पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने रॉकेट हमले करके आयरन डोम को चकमा दिया था। दूसरी बार इस महीने की शुरुआत में ईरान के मिसाइल हमलों को भी आयरन डोम नहीं रोक पाया था। इसीलिए इजराइल को थाड सिस्टम की जरूरत पड़ी और अमेरिका ने आनन फानन में थाड भेजने का फैसला किया। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के अंदर ईरान के एजेंट एक्टिव हैं। ईरान के एजेंट ही इजराइल के सुरक्षा कवच में सेंध लगा रहे हैं। यह बात तब पुख्ता हुई जब हाल ही में इजरायली खुफिया एजेंसी शिन बेत ने ईरान के 2 जासूसों को गिरफ्तार किया था। अक्टूबर के महीने में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सबसे बड़े हमले किए हैं, जिनमें इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान के अल जलील में बड़ी तबाही मची है। इजरायली बमबारी से लगी भीषण आग, हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्च साइट तबाह हो गई।
सवाल यह है कि क्या हमास चीफ याह्या सिनवार के साथ बड़ा षड्यंत्र हुआ है? क्या हमास की गद्दारी की वजह से ही याह्या सिनवार मारा गया? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि याह्या सिनवार 1 साल तक अभेद्य सुरंग में छिपा हुआ था, लेकिन अचानक सुरंग से बाहर कैसे आ गया और मारा भी गया? सवाल यही है कि आखिर वो सुरंग से बाहर क्यों आया? क्या हमास के लड़ाकू ने किसी साजिश के तहत उसे बाहर निकाला? सिनवार के अंत का अंतिम सत्य क्या है? याह्या सिनवार का अंत निश्चित था। ये बात न सिर्फ नेतन्याहू और उनकी सेना जानती थी, बल्कि इस बात का एतबार खुद याह्या सिनवार को भी था। इसीलिए वो पिछले साल 7 अक्टूबर को हमले से पहले ही गाजा की सुरंग में पहुंच गया था। 7 अक्टूबर 2023 ये वो तारीख है जिस दिन हमास ने इजराइल में बहुत बड़ा नरसंहार किया था। अक्टूबर 2023 7 अक्टूबर से ठीक एक दिन पहले, यानी हमले से एक दिन पहले ही सिनवार अपने परिवार के साथ गाजा के सुरंग में पहुंच गया था। यह तस्वीर उसी वक्त की है, लेकिन सामने अब आई है। यह वीडियो 3 मिनट 9 सेकंड का है। सिनवार सुरंग में अपने बेटे और पत्नी के साथ पहुंचा था। 6 अक्टूबर 2023 की रात 10:44 पर सिनवार पहली बार सुरंग में पहुंचा और रात 1:30 बजे तक वो सुरंग में जरूरी सामान जुटाता रहा। सिनवार ने सुरंग के अंदर भारी मात्रा में खाने पीने की चीजें, पानी, दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें इकट्ठा कर ली थी। बाहरी दुनिया की खबर के लिए सुरंग के अंदर टेलीविजन भी ले गया था। सिनवार की पत्नी सुरंग में जो हैंडबैग लेकर पहुंची, उसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। ये जानकारी इजरायली रक्षा मंत्रालय ने दी है। 6 अक्टूबर से सिनवार अपने परिवार के साथ इसी सुरंग में छिपा था। सिनवार को पता था कि 7 अक्टूबर को हमास जिस तरह का हमला इजराइल में करने जा रहा है, उसका परिणाम इतना भयावह होगा कि इजराइल उसे खत्म कर सकता है। इसीलिए वो हमले से ठीक पहले ही अंडरग्राउंड हो गया था। 1 साल तक सिनवार सुरंग में छिपा रहा, लेकिन जब सुरंग से बाहर आया तो वही हुआ जिसका उसे डर था। राफा के तेल अल सुल्तान इलाके में एक एनकाउंटर हुआ, जिसमें इजराइल ने सिनवार का खात्मा कर दिया। ये उसी एनकाउंटर की तस्वीर है जिस पे 16 अक्टूबर को याह्या सिनवार मारा गया। ये तस्वीर खुद आईडीएफ ने जारी की है। याह्या सिनवार जिस इमारत में छिपा था, उसे टैंक और ग्रेनेड से टारगेट किया गया। एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए। सिनवार तेल अल सुल्तान की जिस इमारत में छिपा था, वो आईडीएफ के कैंप से महज 170 मीटर की दूरी पर था। सिनवार इजरायली सेना के इतने करीब छिपा होगा, इसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। यही वजह है कि इजरायली सेना को भी इस बात का अंदाजा नहीं था। सिनवार का अंत हो चुका है, लेकिन अब इसके पीछे साजिश का एंगल भी सामने आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि सिनवार के साथ गद्दारी हुई। छल की वजह से ही सिनवार मारा गया। गद्दारी वाली थ्योरी के पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं। पहला तो यह कि सिनवार को उसके ही लोगों ने जानबूझकर बंकर से बाहर निकाला। बंकर से निकलकर उसे इमारत में रखा गया, उस इमारत में जो इजरायली सेना के कैंप के पास ही मौजूद थी। सिनवार के साथ बंधक भी नहीं थे, वो बंधक जो उसके लिए ढाल का काम कर रहे थे। कहा जा रहा है कि किसी ने मोसाद को सिनवार के लोकेशन की जानकारी दी, जिसके बाद इजराइल ने एनकाउंटर में उसका खात्मा कर दिया। हालांकि साजिश की यह थ्योरी सच है या झूठ, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो यूक्रेन अभी भी रूस के साथ मुकाबले में बना हुआ है। यूक्रेन को कमजोर समझने की गलती रूस के लिए महंगी साबित हुई है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 100 ड्रोन से हमला कर दिया, जिसकी वजह से रूसी एयर डिफेंस नाकाम हो गए और रूस में कई बड़े धमाके हो गए। रूस ने भी यूक्रेन में नेटो के हथियारों को निशाना बनाया है। रूस की वायुसेना ने कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पर हमले तेज कर दिए। दस नहीं, 20 नहीं, एक ही दिन में 100 ड्रोन धमाकों से दहल गया रूस। यूक्रेन के इस हमले को रोक पाना रूसी एयर डिफेंस की क्षमता से बाहर हो गया। कई ड्रोन हवा में ब्लास्ट कर गए तो कई अहम ठिकानों पर आग लग गई। कुर्स्क पे 43 ड्रोन से हमले हुए, लिपेत्स्क में 27 ड्रोन से हमले हुए, ओरियोल में 18 ड्रोन हमले हुए, निजनी में 8 ड्रोन के धमाके हुए, बेल्गोरोद में 7 और ब्रियांस्क में 6 ड्रोन धमाके हुए। यूक्रेन का एक ड्रोन मॉस्को तक पहुंचने में कामयाब हुआ। रूसी सेना का दावा है कि ड्रोन को हवा में नष्ट कर दिया गया। हालांकि यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक रूस के जेरेंस्क में यूक्रेनी ड्रोन के हमले हुए। जेरेंस्क मॉस्को से 370 किलोमीटर दूर है। स्वेडलोव प्लांट को ड्रोन से टारगेट किया गया। स्वेडलोव प्लांट रूसी सेना से जुड़ा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुबह करीब 3:30 बजे शहर के ऊपर आसमान में पहला जोरदार विस्फोट हुआ। कुल मिलाकर लगभग 10 धमाके हुए। ब्रियांस्क में भी यूक्रेनी ड्रोन हमले हुए। यहां क्रेमनी ईएल प्लांट को निशाना बनाया गया। रूस को सबसे बड़ा नुकसान निजनी नोवगोरोड में हुआ। यहां यूक्रेनी ड्रोन से जिस प्लांट को टारगेट किया गया, वहां युद्ध के कई हथियार बनाए गए। प्लांट में सेना के लिए बम, मिसाइल वॉरहेड और विस्फोटक का प्रोडक्शन बनाया जा रहा था। रूस के लिपेत्स्क में भी रात भर धमाके होते रहे। एयर अलर्ट का सायरन बार बार बजता रहा। डर की वजह से पूरा शहर बेसमेंट में छिपा रहा। इस बीच रूस से नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की ट्रेनिंग का वीडियो भी सामने आया है। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को रूस के ओरियोल बेस पर रखा गया है। इनकी तादाद करीब 10,000 है। माना जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को जल्द ही यूक्रेन में तैनात किया जाएगा। फिलहाल रूस के कमांडर सैनिकों को यूक्रेन के हालात और युद्ध की रणनीति समझाने में जुटे। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद ही ओरियोल में यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन ड्रोन को नष्ट करने के लिए रूस ने KA-53 हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया। यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले के बीच रूस का हमला भी जारी है। यूक्रेन के Mi-24 हेलीकॉप्टर भी रूसी ड्रोन को नष्ट करने में कामयाब हो रहे हैं। यूक्रेन के एयर डिफेंस को खत्म करवाने के लिए रूस अब डमी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। रूस के ऐसे ड्रोन रडार पर बिल्कुल असली ड्रोन जैसे नजर आते हैं और एयर डिफेंस एक्टिव हो जाते हैं। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के पोलतावा पर ड्रोन से हमला किया। इस दौरान रूस के कई गैरान-2 कामिकाज़ी ड्रोन आसमान में नजर आए। कुर्स्क में रूसी सेना का हमला लगातार जारी है। रूस की वायुसेना यहां कई हेलीकॉप्टर्स के साथ पहुंची और आसमान से यूक्रेनी फौज पर हमले हो रहे हैं। रूस ने सुखोई 25 से भी यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर हमला किया। इस दौरान यूक्रेन के कई बख्तरबंद वाहनों को निशाना बनाया। कुर्स्क के बॉर्डर एरिया में इस वक्त सबसे बड़ा हमला किया।
एक तरफ यूक्रेन के आसमान में मिसाइलों की आवाज गूंज रही थी, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की सीमा में मौजूद एयर डिफेंस लॉन्चर्स आग उगल रही थी। आधी रात को आसमान में कई धमाके हुए। एयर डिफेंस की मिसाइलों से रूसी ड्रोन्स पर प्रहार हुए और मिसाइलें गिराई गई। कीव की सुरक्षा का तो पुख्ता इंतजाम है, लेकिन बाकी जगहों पर यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सूमी, खेरसोन, डोनेत्स्क और निप्रोपेट्रोवस्क में कई धमाके हुए और यूक्रेनी सेना के कई अहम ठिकाने नष्ट हो गए। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक कीव पर रूस ने मिसाइल और कामिकाज़ी ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन का दावा है कि एयर डिफेंस से मिसाइलों और ड्रोन को गिरा दिया गया। यूक्रेन का दावा है कि सभी हमले नाकाम कर दिए जाने की वजह से कीव में एक भी धमाका नहीं हुआ। ये यूक्रेन का दावा है, लेकिन रूस ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक एक ही रात के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रूस के टारगेट पर नाटो देशों के हथियार हैं। यूक्रेन को कुर्स्क में कमजोर करने के लिए रूस की मिसाइलें अमेरिकी हथियारों को भस्म कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात चीन वर्सेस ताइवान की करते हैं। ताइवान पर कब्जे के लिए चीन ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। जिनपिंग ने PLA को आदेश जारी कर दिया है, हमले के लिए तैयार रहे। उधर साउथ चाइना सी में हालात तनावपूर्ण हो गए क्योंकि ताइवान ने विध्वंसक पलटवार की धमकी दे दी है। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन चीन ने धमकी को दरकिनार करते हुए ताइवान स्ट्रेट के पास अपने 2 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं और वॉर ड्रिल शुरू कर दी। ताइवान पर हमला करेगा चीन। साउथ चाइना सी में उतारे युद्धपोत। ताइवान की सीमा में घुसपैठ। जिनपिंग का फरमान, युद्ध के लिए तैयार PLA। कभी भी चीन ताइवान पर बड़ा हमला कर सकता है और इसके लिए चीन ने तैयारी शुरू कर दी। साउथ चाइना सी में 2 युद्धपोत उतार दिए हैं। इसके अलावा PLA वॉर एक्सरसाइज में जुट गई, यानी जल थल नभ से ताइवान की घेराबंदी करने की तैयारी है। इस बीच शी जिनपिंग ने आदेश दे दिया है, PLA युद्ध के लिए तैयार रहे। ताइवान हमेशा से चीन का हिस्सा है और रहेगा। जिनपिंग का बयान सीधे तौर पर ताइवान और अमेरिका के लिए धमकी है कि चीन इसी तरह दादागिरी दिखाता रहेगा। क्योंकि पिछले 1 महीने में चीन ने 10 बार ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ की। इसके अलावा चीन ने अपने युद्धपोत ताइवान स्ट्रेट के पास लगा दिए। चीन कुछ बड़ा करने वाला है, उसके मंसूबे जाहिर हो चुके हैं, क्योंकि चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने PLA की रॉकेट फोर्स ब्रिगेड का दौरा किया। ये उसी की तस्वीरें हैं, यानी चीन ताइवान पर मिसाइल स्ट्राइक भी कर सकता है। इस बीच चीन ने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन करके जता दिया कि वो कभी भी हमला कर सकता है। जिस मिसाइल की नुमाइश की गई उसका नाम डॉनफेंग यानी DF-26 है, जो इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 3000 से 4000 किलोमीटर है और पेलोड क्षमता 1200 से 1800 किलो है। इसके अलावा PLA ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें PLA सैनिकों का युद्ध अभ्यास दिखाया गया।
इतने बड़े स्तर पर वॉर ड्रिल चीन ने करीब 10 साल के बाद की। यानी चीन इतने बड़े हमले की तैयारी में है जिससे अमेरिका तक में खलबली मच जाए। हालांकि अमेरिका ने सीधी चेतावनी दी। साउथ चाइना सी में चीन की विस्तारवादी नीति कुचक्र को जन्म देती है, जिसे रोकने के लिए अमेरिका हमेशा ताइवान के साथ है। हमारे युद्धपोत निगरानी रख रहे हैं। यानी अमेरिका यूरोप और अरब में उलझा होने के बावजूद चीन के मंसूबे रौंदने को भी तैयार है। इसके लिए उसने नाटो को तैयार रहने का फरमान जारी कर दिया है। यानी अब साउथ चाइना सी कभी भी धधक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वैसे एक और फ्रंट पर युद्ध के खतरे बढ़ गए हैं। कोरियाई प्रायद्वीप में काफी तनाव है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच चरम पर पहुंच चुका तनाव एक और जंग करवा सकता है। इसे अमेरिका के खिलाफ नया फ्रंट माना जा रहा है। सवाल है कि आखिर क्यों भड़के उत्तर कोरिया के सुपर लीडर किम जोंग। जंग का एक नया फ्रंट बनता साफ दिख रहा है। कोरियाई पेनिनसुला में तनाव का सबसे बड़ा प्रमाण है दक्षिण कोरिया के ये जंगी हेलीकॉप्टर, जो 38वें पैरेलल की तरफ रवाना होते देखे गए। युद्ध के इस नए फ्रंट के एक छोर पर उत्तर कोरिया खड़ा है और दूसरे छोर पर दक्षिण कोरिया। कोरियाई प्रायद्वीप में भयानक तनाव है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की एक्सरसाइज से उत्तर कोरिया बुरी तरह भड़का हुआ है। उत्तर कोरिया कभी भी दक्षिण कोरिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकता है। उत्तर कोरिया ने हर मोर्चे पर जंग की तैयारी शुरू कर दी। उत्तर कोरिया ने अपने संविधान में संशोधन करके दक्षिण कोरिया को पहली बार शत्रु राष्ट्र करार दिया है। वहीं दोनों देशों के बीच ड्रोन को लेकर भी तनातनी है। असल में कुछ दिन पहले भी प्योंगयांग पर ड्रोन मंडराते देखे गए थे। तब उत्तर कोरिया ने दावा किया कि ये दक्षिण कोरिया के जासूसी ड्रोन थे जो प्योंगयांग की रेकी के लिए यहां पहुंचे थे। ऐसे में किम को भड़काने के लिए यह काफी था। किम ने दक्षिण कोरिया को बारूदी अंजाम भुगतने की धमकी दी। हाल ही में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की सड़क धमाके से उड़ा दी थी। दक्षिण कोरिया से जोड़ने वाली सड़क को उड़ाकर किम ने युद्ध का अलार्म बजा दिया। किम ने जिस सड़क को तबाह किया वो उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से जोड़ती है। ये घटनाएं दोनों देशों के बीच बरसों से चले आ रहे तनाव को युद्ध में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आधी रात को चीन और म्यांमार का इलाका फायरिंग की आवाज से थर्रा उठा। चीन के सैनिकों ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से म्यांमार के लड़ाकू विमान को जलाने की कोशिश की। सवाल यही है कि आखिर चीन के सैनिकों को गुस्सा क्यों आ गया। म्यांमार का लड़ाकू विमान चीन की सीमा के पास पहुंचा तो PLA ने उसे हवा में ही तबाह करने की कोशिश की।
म्यांमार का MiG-29 जैसे ही दिखा, चीन का एंटी एयरक्राफ्ट गन गरजने लगा। चीन की सेना ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से कई राउंड की फायरिंग की। फायरिंग इतनी जबरदस्त थी कि रात के अंधेरे में पूरा इलाका थर्रा गया। रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार के कुछ विद्रोही चीन में घुस गए हैं। वो चीन की धरती से ही म्यांमार में हमले कर रहे हैं। इन विद्रोहियों को खत्म करने के लिए म्यांमार का MiG-29 लड़ाकू विमान बमबारी करने पहुंचा था। बताया जाता है कि म्यांमार का फाइटर प्लेन चीन के एयर स्पेस में घुस गया। इसके बाद जो कुछ हुआ इन्हीं तस्वीरों में आपके सामने है। चीन की अंधाधुंध फायरिंग से म्यांमार के पायलट डर गए। उन्होंने वक्त रहते वहां से भागना ही सही समझा और इस तरह म्यांमार का लड़ाकू विमान बच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।